साल था 1999। शहर पटना। एक तालाबंद गैरेज और भीतर 2 जवान लाशें। पर यह सिर्फ 2 मौतें नहीं थी। यह एक ऐसा सच था जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। एक तरफ थी शिल्पी जैन, खूबसूरत, बेबाक और सपनों से भरी मॉडल। दूसरी तरफ गौतम सिंह, राजनीति का वो उभरता सितारा जो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। और दोनों की लाशें मिली एक ताकतवर नेता के गैरेज में। सवाल वही जो आज भी हवा में तैरता है, ये रेप, मर्डर था या सुसाइड? क्या किसी ने सच को सत्ता की दीवारों में दफना दिया? अगले कुछ मिनटों में हम खोलने जा रहे हैं उस काले सच का ताला। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां यह सब शुरू हुआ। शिल्पी जैन, उम्र सिर्फ 22 साल। पटना की वो लड़की जिसे लोग मिस कॉन्फिडेंस कहते थे। मॉडलिंग की दुनिया में उसने अपनी पहचान बना ली थी। मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी वो। हंसमुख, चुलबुली और सपनों से भरी हुई। शिल्पी का हर कदम उसके आने वाले सुनहरे कल की ओर बढ़ रहा था। दिन में कंप्यूटर कोर्स करती और घर पर पिता के कपड़ों के बिजनेस में मदद भी। लेकिन उस दौर का बिहार आज जैसा नहीं था। वहां एक लड़की का इतना आत्मविश्वासी और बोल्ड होना कई लोगों को खटकने लगा था। शिल्पी उड़ना चाहती थी, लेकिन समाज को उसका उड़ना मंजूर नहीं था। और बातें हैं गौतम सिंह की। 27 साल का एक युवा, लंदन में बसे डॉक्टर का बेटा, पढ़ा लिखा, समझदार और जिंदगी में बड़ा कुछ करने का सपना लिए हुए। लेकिन उसकी मंजिल मेडिकल नहीं, पॉलिटिक्स थी। वो उस दौर की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी की यूथ विंग से जुड़ा हुआ था और उसका सबसे करीबी रिश्ता था बिहार की सत्ता के सबसे ताकतवर नामों में से एक से साधु यादव, जो राबड़ी देवी का भाई था। राजनीति के गलियारों में उसकी एंट्री हो चुकी थी और दिल के गलियारों में जगह बना चुकी थी शिल्पी जैन ने। दोनों का रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन किसे पता था कि यही प्यार एक दिन खून और साजिश की स्याही में डूब जाएगा। 2 जुलाई 1999 दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त था। शिल्पी अपने रोज के रूटीन के मुताबिक घर से निकली, हाथ में बैग, चेहरे पर मुस्कान। उसे बस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तक जाना था, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंची। उसी दिन गौतम भी अचानक लापता हो गया। क्या यह एक इत्तेफाक था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? शहर में अफवाहें फैलने लगी। कुछ कहते शिल्पी को वल्मी कॉम्प्लेक्स के पास से किडनैप किया गया, पर कोई नहीं जानता था कि अगले 24 घंटे बाद पटना की रात किस सिहरन भरे सच को जन्म देने वाली है। 3 जुलाई रात 9 बजे पटना की फ्रेजर रोड पर एमएलए क्वार्टर नंबर 12 का गैरेज। एक सफेद मारुति जैन कार, अंदर से बंद, चाबी गायब। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने जो नजारा था उसने पूरे बिहार को हिला दिया। कार के अंदर 2 लाशें पड़ी थी, शिल्पी और गौतम। शिल्पी के तन पर सिर्फ गौतम की टी शर्ट और गौतम के शरीर पर सिर्फ वो पैंट। दोनों के जिस्म पर चोटों के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो बताया वो और भी डरावना था। शिल्पी के साथ मल्टीपल रेप हुआ था और दोनों की मौत जहर से। लेकिन अब सवाल था, क्या ये दोनों ने खुद अपनी जान ली थी या फिर किसी ने उन्हें खामोश कर दिया था हमेशा के लिए? पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तुरंत इस केस को सुसाइड घोषित कर दिया, लेकिन कहानी के कुछ टुकड़े उस फैसले से मेल नहीं खाते थे। पहला सवाल, अगर यह सुसाइड था तो गैरेज अंदर से लॉक कैसे हुआ और चाबी कहां गई? दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ लिखा था कि शिल्पी के साथ रेप हुआ, वो भी एक नहीं कई लोगों द्वारा। और तीसरा, गौतम की बॉडी को उसी रात बिना परिवार की इजाजत के जला दिया गया। क्या यह सब सिर्फ सुसाइड की कहानी का हिस्सा हो सकता है या फिर किसी को सच छुपाने की जल्दी थी? अब आते हैं उस नाम पर,
जिसने पूरे केस को राजनीति की आग में झोंक दिया। वो गैरेज जहां दोनों की लाशें मिली वो था साधु यादव का। RJDK पावरफुल MLC और लालू प्रसाद यादव के साले। जब ये बात सामने आई तो पटना की गलियों में सन्नाटा नहीं, गुस्सा था। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे गूंजने लगे, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बिहार की जनता के लिए यह केस सिर्फ 2 मौतों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर लगे दाग का प्रतीक बन गया। दबाव बढ़ा और मामला CBI को सौंप दिया गया। लेकिन 2003 में CBI की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। फैसला वही पुराना, डबल सुसाइड, कोई मर्डर नहीं। मगर फिर सवाल उठे, अगर यह सुसाइड था तो साधु यादव का DNA सैंपल क्यों नहीं लिया गया? शिल्पी के परिवार को धमकियां क्यों मिली? और गौतम के पिता को अपने बेटे की आखिरी झलक तक क्यों नहीं देखने दी गई? ये वही सवाल है जो आज भी बिहार की हवा में तैरते हैं और जिनके जवाब शायद किसी फाइल में बंद रह गए हैं। शिल्पी के परिवार ने मामले को स्पष्ट रूप से मर्डर बताया। उनका कहना था उनकी बेटी को उसकी बोल्डनेस की कीमत चुकानी पड़ी। साधु यादव और उनके करीबी गैंग पर सीधे रेप और मर्डर का आरोप लगाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि शिल्पी को एक पार्टी में किडनैप किया गया, फिर उसे वोल्मी कॉम्प्लेक्स में रखा गया और आखिरकार दोनों की लाशें उसी गैरेज में शिफ्ट की गई। लेकिन सबूत सब गायब, जैसे हवा में उड़ गए हों। और फिर 2025 में यह केस फिर से सुर्खियों में आया। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी को संदिग्ध बताया। किशोर का दावा था कि उस वक्त चौधरी सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि वो माइनर थे ताकि ट्रायल से बचा जा सके। सवाल वही, क्या यह सिर्फ राजनीतिक पावर का खेल था? और सच में साधु यादव आज भी आजाद है। कोई चार्जशीट नहीं, कोई सजा नहीं। ये वही कहानी है जो सालों से बिहार के लोगों के जहन में सवाल छोड़ गई है कि सत्ता के गलियारों में सच कब सामने आएगा। शिल्पी और गौतम का केस आज भी अनसुलझा है। शिल्पी के माता पिता आज भी मानते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और गौतम के पिता जो उस वक्त लंदन में थे अपने बेटे की आखिरी झलक तक नहीं देख पाए। यह मामला सिर्फ 2 जीवन की कहानी नहीं है। यह बिहार में महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता के दखल और जंगल राज की उस काली छाया का प्रतीक बन गया जो सालों से लोगों की जिंदगियों पर हावी रही। सवाल वही है जो दिलों में गूंजते हैं, क्या शिल्पी और गौतम ने सचमुच खुद अपनी जान ली थी या सत्ता के गलियारों में सच को दबा दिया गया? क्या इंसाफ कभी मिलेगा? क्या सच कभी उजागर होगा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई छुप सकती है लेकिन भुलाई नहीं जा सकती।